नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 3 बजे तक राज्य में 55% मतदान हुआ है। हिमाचल के चुनाव नतीजे गुजरात के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि कुछ सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हिमाचल में कुल 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू, 2% मुस्लिम, 1% सिख और 1.5% बौद्ध मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में कुछ सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। इनमें सिराज विधानसभा सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से चेतराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने चेतराम को 11,254 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद बात आती है शिमला ग्रामीण सीट की। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह इस सीट से चुनाव मैदान में है। विक्रमादित्य सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। फिर पावंटा साहिब सीट, सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल पावंटा साहिब के नाम वाली इस सीट से बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। सुखराम चौधरी पिछली बार भी इस सीट से चुनाव जीते थे। कांग्रेस की ओर से कृष्णेश जंग चुनाव मैदान में है। हरौली विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां से राम कुमार को चुनाव मैदान में उतारा। ठियोग विधानसभा सीट पर भी नजर है। शिमला जिले में आने वाली इस सीट पर पिछले चुनाव में सीपीएम के राकेश सिंघा को जीत मिली थी। सीपीएम ने यहां से राकेश सिंघा को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। नादौन विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव मैदान में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुक्खू इस सीट से चुनाव जीते थे। वो 2003 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं कांगड़ा और मंडी काफी अहम हैं। कांगड़ा जिले में 15 सीटें हैं, जबकि मंडी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन दोनों जिलों से ही हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता होकर निकलता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांगड़ा जिले में 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मंडी में उसने 9 सीटें कब्जाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपनी पुरानी बात को दोहराया। शनिवार को तेलंगाना की रैली में मोदी ने कहा कि मुझे 2-3 किलो गालियां रोजाना पड़ती हैं। मोदी का इशारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरफ था, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही मोदी ने केसीआर, करप्शन और परिवारवादी राजनीति का आरोप दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य को पहले, परिवार नहीं, लोग पहले वाली सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी शनिवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए थे। पहले की तरह ही तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पीएम मोदी का स्वागत नहीं किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम के जगनमोहन रेड्डी पीएम के साथ हर कार्यक्रम में रहे। रेड्डी ने पीएम का स्वागत भी किया। तेलंगाना में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी वहां पूरा जोर लगा रही है। बता दें, 2-3 किलो गालियों की बात पीएम मोदी पहले भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को क्लियर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने न्याय सचिव और अतिरिक्त सचिव को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 28 नवंबर को करने का फैसला किया है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी और उसी समय से कॉलेजियम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में टकराव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस समय से लेकर अब तक सरकार को करीब 8 से 10 बार इस मुद्दे पर चेतावनी दे चुका है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा, सरकार ना तो जजों की नियुक्ति करती है और ना ही कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर अपनी राय के बारे में कोई सूचना देती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तमाम जजों के नामों को पेंडिंग रखने को नामंजूर करती है। सरकार योग्य उम्मीदवारों और प्रमुख वकीलों को उनकी सहमति वापस लेने के लिए उनकी चुप्पी और निष्क्रियता को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अपने आदेश में बेंच ने यह भी कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस का इंतजाम है। रेलवे के निजीकरण को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि 12 लाख लोगों को रोजगार, 2.5 करोड़ देशवासियों की रोज सेवा देश को जोड़ती है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री जी, रेलवे देश की संपत्ति है, इसे निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है। कांग्रेस ने आज गुजरात चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। किसानों का कर्ज, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात भी कही। इसके अलावा मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द की जाएगी और फिर से सबको जेल भेजा जाएगा। मैनिफेस्टो में गृहिणियों के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा कि गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
गैस सिलेंडर पर बाकी के रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी की जाएगी। अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाएंगे। किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। तालाब बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। नहर से खेत तक फ्री में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में भी प्राथमिकता देकर अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में 11 वादों को शामिल किया। इसमें किसानों के 3 लाख का लोन माफ करने और पुराने पेंशन स्कीम को वापस लाने के वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये घोषणा पत्र सरकार की पहली कैबिनेट के दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि घोषणा पत्र लोगों से पूछ कर बनना चाहिए, हमने उनसे पूछा और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक ब्रांच बन गया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में धर्म के नाम पर प्रचार किया गया, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहकर तमाशा देख रहा है। ये देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की बात पर उन्होंने कहा, भारत के चुनाव आयुक्त को ये पूछने के लिए दुनिया में बुलाया जाता था कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं, लेकिन आज उसे अब दबाव में रखा गया है। वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए चुनाव आयोग वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी। चुनाव करवाने हैं तो चुनाव करवाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरोदा पाटिया दंगे के दोषी और बीजेपी नेता मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को टिकट दिया है। पायल के पिता मनोज नरोदा पाटिया दंगे के दोषी हैं और फिलहाल स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जेल से बाहर हैं। पायल का नाम सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नरोदा पाटिया दंगे के आरोपी की बेटी को टिकट देकर शर्मनाक फैसला लिया। बता दें, बीजेपी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले चंद्र सिंह रावल जी को भी टिकट दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसी के नेता और मत्स्य पालन मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए। दरअसल तृणमूल कांग्रेस नेता अखिल गिरी ने नंदीग्राम में शहीद दिवस समारोह के दौरान अपने भाषण में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा उनकी सूरत को लेकर किए गए बयान पर पलटवार कर रहा है। दरअसल तृणमूल नेता अखिल गिरी नंदीग्राम में शहीद दिवस समारोह के दौरान अपने भाषण में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा उनकी सूरत को लेकर किए गए बयान पर पलटवार कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, जिसके बाद से उनकी भी आलोचना होने लगी। टीएमसी नेता ने कहा कि शुभेंदु कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं दिखता। वो कितने सुंदर हैं? हम किसी के चेहरे मोहरे के आधार पर उसके बारे में कोई राय नहीं बनाते। हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? टीएमसी नेता ने यह तक कह दिया कि ममता बनर्जी नहीं चाहती इसलिए चुप हूं, वरना मारकर शुभेंदु अधिकारी का हाथ तोड़ देता। हालांकि उनकी टिप्पणियों का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरी ने ऐसी टिप्पणी करने के लिए माफी मांगी। इस बीच बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता को आदिवासी विरोधी बताया। अमित मालवीय ने टीएमसी नेता की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हमेशा से ही आदिवासियों की विरोधी रही हैं। टीएमसी के नेता और मत्स्य पालन मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक पर की गई टिप्पणी से टीएमसी ने दूरी बना ली। पार्टी ने टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि पार्टी ने गिरी की टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा, ये एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है और पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हमें भारत की राष्ट्रपति पर बहुत गर्व है और उन्हें और उनके कार्यालय को सर्वोच्च सम्मान में हम रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब कहा है कि सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि आज़ादी के बाद सुभाष चंद्र बोस के योगदान को या तो नज़रअंदाज किया गया या फिर कम तरह आंका गया। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद सरकार भारत की पहली स्वदेशी सरकार थी। मुझे इसे पहली स्वदेशी सरकार कहने में कोई संकोच नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई थी और 21 अक्टूबर 1943 को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी। बता दें, बीजेपी नेता कांग्रेस से जुड़े रहे सेनानियों में से कुछ को अपनाने के लिए हमेशा से ही कोशिश करते रहते हैं। सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस इसका उदाहरण है। इसके पीछे के कारण पर अलग से बहस की जा सकती है। रूस की सेनाएं दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन को खाली करके चली गई हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र में नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से अपनी सभी सैनिकों की वापसी पूरी कर ली। इसके बाद खेरसोन में यूक्रेनी झंडे फहराए गए और यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त स्वागत किया गया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस कदम के लिए रूस की तारीफ की। साथ ही खेरसोन घटनाक्रम को युद्ध में एक बड़ी जीत करार दिया।
उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यूक्रेन के लिए ये समय एक और महत्वपूर्ण जीत है और इससे साबित होता है कि रूस कुछ भी कहे, कुछ भी करे, जीत यूक्रेन की ही होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।